पहाड़ों में बसा एक राज्य जिसकी राजकुमारी का दिल बहुत ही अच्छा था और वो सबके लिए प्यार और दया की भावना रखती थी। और उसका उल्टा राजा बहुत ही क्रूर था और राजा की बेटी की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि राजा के क्रूर भरे फैसले और उसके आदेश राजकुमारी को कभी समझ नहीं आते थे। पर राजा की तानाशाही इतनी थी कि वो अपनी बेटी की बात कभी नहीं सुनता था और प्रजा में छोटी मोटी चोरी चकारी और थोड़े बहुत अपराधों के लिए जो छोटे मोटे होते थे उनके लिए ऐसी सज़ाएं देता था जो किसी की भी रूह कांप जाए। सूली पर चढ़ा देना, फांसी पर चढ़ा देना, उम्र कैद दे देना, ये छोटे छोटे अपराधों की सज़ा थी जो राजकुमारी को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए राजकुमारी राजसी कामकाजों में अपने पिता को रोका और टोका करती थी, जो राजा को अच्छा नहीं लगता था। राजा के क्रूर व्यवहार की वजह से अब इस देश में पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही थी। ये राज्य थोड़ा जादुई भी था और राजा के अधीन था, पर अब सूखा पड़ने लगा था। राजा की क्रूरता और क्रूर भरे सारे आदेश, ये सभी उस राज्य पे एक गहरा असर डाल रहे थे, जिससे वहाँ के देवता भी नाराज़ थे। पर राजा को ये सब नज़र नहीं आ रहा था। वो अपने तानाशाही के घमंड में इतना चूर था कि राजकुमारी के समझाने के बावजूद भी वो कोई बात सुनना और समझना नहीं चाहता था। कुछ लोगों को फांसी और सूली की सज़ा देने पर राजकुमारी नाराज़ थी। वो राजा के पास आती है और राजा से शिकायत करती है, पर राजा उसकी बातों को नहीं मानता और उल्टे ही जवाब देता है। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारी आदत जाती ही नहीं मेरे कामों में दखल देने की। अब बहुत हो चुका। राजसी कामों में दखल मत दो और अपनी उम्र की सहेलियों के साथ जाकर खेलो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। नहीं तो अब मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और अगली सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। अगर तुम नहीं सुधरी तो तुम्हें महल से सदा के लिए निकाल दूंगा। और महाराज, मैं आपको आपके भले के लिए ही समझा रही हूँ। सुनिए पिताजी, आप जो फैसले लेते हैं वो क्रूरता भरे फैसले किसी को अच्छे नहीं लगते। प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार किसी राजा को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। बहुत हो चुका, निकल जाओ मेरे महल से। अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो इतनी बात बोलने पे मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा देता। पिताजी, अब भी समय है, सुधर जाइए, वरना देवता नाराज़ हो गए तो हमारे राज्य में सूखा पड़ जाएगा। और वैसे भी हमारे राज्य की खूबसूरती अब ख़त्म होती जा रही है। आपके क्रूरता भरे फैसले सभी पर असर कर रहे हैं। आप अपनी तानाशाही छोड़कर एक अच्छे राजा बनिए। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमारी को राजमहल से निकल जाने का आदेश देता है और उसे सदा के लिए राजमहल से बेदखल कर देता है। और राजकुमारी भी गुस्से में महल से निकल जाती है और फिर प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगती है। राजकुमारी जंगल में जाकर एक घर बनाकर वहाँ रहने लगती है। वो गांव से थोड़ी दूरी पर रहती है और अपनी खाली पड़ी हुई ज़मीन पर खेती करने लगती है और उस नाज को प्रजा में बांटने लगती है, जिससे प्रजा का पेट भरता है और उसका पालन पोषण करने लगती है। और वो देवताओं से प्रार्थना करती है, जिससे उसकी खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि पूरी प्रजा का पेट भर जाता है और उसके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता। राजा को यह सब जब पता चलता है तो राजा को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर राजा इस वक्त चुप था। वो कुछ समय के लिए चुप लगा जाता है और फिर जंगल में जाकर एक दिन देवताओं को बुलाता है। वो जल के देवता को बुलाता है और उसके बुलाने पर उस जादुई नगरी के देवता उसके पास आ जाते हैं। और जब देवता उससे पूछते हैं कि उसने उसे क्यों बुलाया है, उसे ऐसा कौन सा काम पड़ा जो उसे देवताओं को बुलाने की ज़रूरत पड़ी, तब राजा गुस्से में अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती और वो अपनी मर्ज़ी से सारा काम कर रही है जो उसे अच्छा नहीं लगता। अब वो देवता से कहता है कि वहाँ पर इतना पानी बरसा दो जिससे उसकी सारी फसल डूब जाए और नष्ट हो जाए, जिससे उसकी अकल ठिकाने लग जाए। जल का देवता राजा को बहुत समझाता है कि ये सब करना गलत होगा और किसी भी देवता को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो देवता ये करना नहीं चाहता, पर राजा के जोर देने पर देवता भी राजी हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
और फिर राजा भी उसके बाद महल को लौट जाता है और राजा खुशी खुशी इस बात का इंतज़ार करने लग जाता है कि कब राजकुमारी की उगाई हुई फसल नष्ट हो जाए और उसे वो खबर मिले। और फिर अगले दिन वो अपने वजीर को बुलाकर कहता है, अब तुम मेरे लिए क्या खुशखबरी लाए हो? अगर कोई खुशखबरी नहीं लाए तो जाओ और प्रजा में ढोल पीट दो कि अगर किसी ने राजकुमारी का उगाया हुआ कुछ भी खाया तो उसे फांसी की सज़ा दूंगा। उधर राजकुमारी अपनी खेतों में लगी हुई थी, तभी वहाँ बारिश आने लगती है और बिजलियाँ कड़कने लगती हैं और उसकी फसल धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके देवता को याद करने पे थोड़ी देर के बाद वहाँ देवता भी आ जाते हैं और देवता को आता देख वो खुश होती है कि शायद अब उसकी परेशानी का कोई हल निकल आएगा। और फिर देवता के आने पर वो देवता से ये शिकायत करती है कि उसकी उगाई हुई फसल तो लोगों के भले के लिए ही काम आती, तो उन्होंने वहाँ बारिश करके और इतना पानी बरसा के उसकी फसल को नष्ट क्यों किया। वो उससे जवाब मांगती है। तब देवता उसे सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब लोगों की भलाई के लिए किया है, इसीलिए मैं अब ये सब कुछ ठीक कर देता हूँ, तुम दुखी मत हो, ये सारा पानी सब ठीक हो जाएगा। और फिर देवता राजकुमारी को आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके खेत को पहले जैसा हरा भरा कर देते हैं। सारा पानी उनके जादू से गायब हो जाता है और फिर से फसल पहले के जैसी हरी भरी हो जाती है। उसे देखकर राजकुमारी खुश होती है और देवता उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नेक दिल होने से सबका भला होगा और आगे भविष्य में तुम ही रानी बनोगी। यह आशीर्वाद देकर देवता वहाँ से चले जाते हैं और सब कुछ ठीक होने का भी आश्वासन देते हैं। और फिर राजकुमारी खुश हो जाती है और वापस लौट जाती है। और फिर अगले दिन राजा सब कुछ देखने के लिए खुद आता है और राजकुमारी के खेतों को लहलहाता हुआ देखकर उसका पारा बढ़ जाता है और फिर वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अब राजा सोचता है कि ऐसा क्या करूं जिससे ये खेत नष्ट हो जाएं। और फिर तभी वो बवंडर को याद करता है और कहता है कि बवंडर अभी यहाँ आओ और राजकुमारी के सारे खेतों को उजाड़ दो। उसके याद करते ही बवंडर वहाँ आ जाता है और हवाएं तेज होती हैं। जैसे ही बवंडर वहाँ पे आता है और राजकुमारी के खेतों की तरफ बढ़ता है, तूफान को खेतों की तरफ बढ़ते हुए देख वहाँ पर देवता आ जाते हैं और देवताओं को आता हुआ देख राजा का पारा और बढ़ जाता है। तूफान तेज़ी से खेतों की तरफ बढ़ता है और तभी वहाँ देवता आ जाते हैं और तूफान को वहाँ पर रोक देते हैं और राजा कुछ नहीं कर पाता, बस राजा गुस्से से लाल पीला हो के देखता रहता है। और देवता के वहाँ से बवंडर को वापस भेज देने पर राजा का पारा और 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से से कांपने लगता है। और फिर वो गुस्से से देवता की तरफ देखता है। तब देवता उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है और उसकी बेटी बहुत ही अच्छी है और उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए। और उसके क्रूरता भरे फैसले से उसका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा और राजा से फ़कीर बन जाएगा और ये पूरा देश पूरे पत्थरों में बदल जाएगा, क्योंकि ये जादू की नगरी है। अब राजा को ये सारी सलाह समझ आ जाती है और जब देवता उसे बताते हैं कि वो बर्बाद हो जाएगा अगर उसने
मिलकर खुश होती है और उसे कहती है कि आप बहुत ही अच्छे पिता हैं। बस कुछ समय के लिए आपको क्रोध ज़्यादा आने लग गया था, पर अब मैं सुधर गया हूँ बेटी, और अब मैं सारे ही फैसले प्रजा के हित में करूँगा और किसी को भी ऐसी क्रूर सजाएं नहीं दूंगा जो मैंने अब तक दी हैं। तुम वापस मेरे साथ घर चलो। राजकुमारी मान जाती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल को लौट जाती है। और फिर वो प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं। राजा और राजा की बेटी वही काम करते हैं जिससे लोगों का भला हो, और इसी के लिए राजा हमेशा अपनी बेटी से सलाह लेने लगता है, और उसकी सलाह के बिना अब कोई भी ना फैसले लेता है और ना ही प्रजा में ऐसा कुछ काम करता है जिसके लिए राजकुमारी सहमत ना हो। राजा वही करता है जो राजकुमारी उसे कहती है, और फिर से राज्य में हरियाली आ जाती है, सुख सुविधाएं आ जाती हैं, और पहले की तरह ही जानवर और पक्षी बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। चारों तरफ प्रकृति अपना आशीर्वाद देती है, और फिर राजा नगर में ढोल बजा देते हैं और कहते हैं कि जाओ और सबको सूचित कर दो कि अब राजा सबके लिए हर साल उपहार भेजेगा और सभी को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, और अब प्रजा में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा, और राजा सभी के लिए दयालु है। ये सब सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं, और फिर वो ये भी कहता है कि राजा ने कहा है कि अब सभी को आए दिन कुछ ना कुछ उपहार राजा की तरफ से मिलेंगे, और अब कोई भी राज्य में गरीब नहीं होगा, और अगर कोई किसी पे अत्याचार करता है तो वो राजा से सीधे जाकर राजसभा में बात कर सकता है। ये सभी कुछ सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है और वो राजा को कहती है कि अब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ।